जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बिहार दरोगा पीटी का जो होमवर्क सीरीज जो ये फ्रेंड्स आप लोगों को प्रोवाइड किया था, ये डे आपका 25 है। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ आप डे 1 से लेके 24 तक देखिए फ्रेंड्स। आपको हर एक वीक के यानी कि वीक के आपको मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट होता है। मंडे टू फ्राइडे सुनिएगा 2 मिनट। उसके बाद क्या होता है कि सैटरडे सैटरडे को आपको ना ये पूरा ना मास्टर वीडियो अपलोड किया जाता है, जो आपको 5 डेज में जो भी वीक में अगर जो 5 क्लास होते हैं उसका मास्टर वीडियो आपको सैटरडे को अपलोड किया जाता है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और संडे को फ्रेंड्स आप लोग को फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए ये 28/2/2025 ये आज का होमवर्क है। और देखिए अगर अभी तक जो भी फ्रेंड्स अगर इसमें जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ डेली शाम में 6:30 बजे ये वीडियो प्रोवाइड होता है। और परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का मॉर्निंग में 7 बजे होता है। आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन डेली आपको 7 बजे मॉर्निंग में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रीडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच किया गया। देखिए प्रीडेटर ड्रोन समझौता है ना, वो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में प्रीडेटर ड्रोन समझौता किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए भारत और अमेरिका बीच में ना, याद रखिएगा, एक परमाणु समझौता दोनों के साथ हुआ था। ये भी आएगा परमाणु समझौता जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। परमाणु समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हुआ था। ठीक है ना। और देखिए 2025 में ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित एक समझौता हुआ था 2025 में, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक है ना। और द्विपक्षीय व्यापार समझौता एक हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि भारतीय वायुसेना के 92वां स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए अभी हाल ही में ना वायुसेना का ना 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका जो एयर शो है ना वो कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा मरीना बीच, चेन्नई में। मरीना बीच, इसको लिखिएगा फ्रेंड्स, मरीना बीच चेन्नई में। मरीना बीच क्या है, तो मरीना बीच चेन्नई में क्या हुआ था कि भारतीय वायुसेना के 92वां स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपो, याद रखिएगा एक है ना आपका डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा करता है। ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्सपो का आयोजन कौन करता है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला 3 नंबर की भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है ना, ये पोत कौन सा है, तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। याद रखिए क्या नाम है इसका, समुद्र प्रताप इसका नाम है। समुद्र प्रताप क्या है, तो समुद्र प्रताप इसका नाम है। और याद रखिए इसका निर्माण जो किया गया ना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गोवा, इसका जो निर्माण किया गया है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा किया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिएगा कि हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। तो देखिए इसका नाम है नागशस्त्र 1.0। याद रखिए नागशस्त्र 1.0 जो है वो स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन है। आगे अगला 5 नंबर के हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया ना हैदराबाद में, याद रखिए हैदराबाद में बनाया गया, हैदराबाद में बनाया गया। ये जो बनाया गया है कहाँ बनाया गया है, तो भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल बनाया गया हैदराबाद में। हैदराबाद के में बेगमपट सैन्य बेस पर बनाया गया। याद रखिए हैदराबाद में कहाँ पे, तो बेगमपट सैन्य बेस। याद रखिए बेगमपट सैन्य बेस में क्या हुआ कि इसको बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए एक बेगमपट सैन्य बेस से याद रखिएगा बेगमपट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वेगमपट एक क्वेश्चन आता है कि वेगमपट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वेगमपट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है, तो हैदराबाद में जो है आपके बेगमपट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और याद रखिएगा यहाँ पे बेगमपट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे ना विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था। याद रखिए क्वेश्चन आया था कि विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे, किस एयरपोर्ट पे किया गया था, तो याद रखिएगा बेगमपट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था। उसमें बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड दिया गया था ना वो कैंपेगोड़ा, सुनिएगा ध्यान से, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था सुनिएगा कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट को दिया गया था।
वेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट का है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास ना जो भारत अमेरिका लिखिएगा, भारत के साथ होता है, इसमें यूएसए होता है, भारत यूएसए होता है, इसमें होता है जापान होता है, और इसके साथ में क्या होता है तो ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन होता है तो ऑस्ट्रेलिया इसमें होता है, याद रखिएगा। जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो होता है ना भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जिसमें क्वाड समिट जो होता है ना, क्वाड जो होते हैं यही 4 देशों के बीच में थे। क्वाड जो होते हैं यही 4 देशों के बीच में होते हैं, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्वाड होता है। क्वाड समिट इन्हीं देशों के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर के हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कहाँ से रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए कहाँ से किया है तो उड़ीसा से। कहाँ से किया है तो उड़ीसा से रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसके द्वारा तो डीआरडीओ के द्वारा। आपको पता है डीआरडीओ की फुल फॉर्म बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1958 में। और डीआरडीओ से याद रखिएगा नासा का भी स्थापना का हुआ था, नासा का भी स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है। अब देखिए डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो समीर वी कामत। कौन है तो समीर वी कामत अभी वर्तमान में क्या है डीआरडीओ के अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक आएगा क्वेश्चन कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है तो रुद्रम फर्स्ट। क्वेश्चन आएगा भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है तो रुद्रम फर्स्ट है। अगर पूछे कि भारत की दूसरी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है तो रुद्रम सेकेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि रिम्पैक नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है। देखिए रिम्पैक जो है ना, रिम्पैक नौसैनिक युद्धाभ्यास का जो आयोजन करते हैं ना वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अमेरिका के किसके द्वारा किया जाएगा तो यूएस यानी कि अमेरिका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स एक रिम्पैक, मैं इसको लिखता हूँ रिम्पैक, ठीक है। देखिएगा रिम्पैक की अगर हम बात करते हैं ना तो याद रखिएगा, देखिए रिम में ना ये हो गया रिम ऑफ पैसिफिक, द रिम ऑफ पैसिफिक्स, याद रखिएगा। इसे रिम्पैक को ना रिम ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, रिम ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, रिम ऑफ क्या कहते हैं तो पैसिफिक भी कहते हैं, रिम ऑफ पैसिफिक कहते हैं रिम्पैक को, ठीक है ना। और इसे मतलब इसे ना हवाई के पास ना प्रशांत महासागर में क्या आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिए अमेरिका के द्वारा इसे रिम्पैक को यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रिम ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, और इसका आयोजन जो होता है ना हवाई के पास प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया जाता है। और याद रखिए क्वेश्चन आता है कि रिम्पैक के बारे में तो विश्व का सबसे बड़ा नौसेनाभ्यास कौन है तो ये रिम्पैक है, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नौसेनाभ्यास कौन है तो रिम्पैक है। अगला आपका 9 नंबर की T90 टैंक का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। देखिए T90 टैंक का नाम बदलकर नया नाम जो रखा गया ना टैंक भीष्म रखा गया, टैंक भीष्म रखा गया, याद रखिए टैंक भीष्म। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको जो परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ यहाँ से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे बहुत सारे, आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स उस वीडियो पे, इसलिए मैं आपको डेली उस वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और देखिए आपको डेली ना ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लीज़ आप सुबह शाम आपको वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसे आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है कि सुखोई, देखिए मैं बताया था सुखोई क्या है सुखोई 30, सुखोई 30 में ना सुखोई 30 में एक ना गाइडेड बम गौरव लगाया गया है, याद रखिएगा। मतलब सुखोई 30 में जो एक गाइडेड बम जिसका नाम क्या है गौरव लगाया गया है, किसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा लगाया गया, ठीक है ना। एक अग्नि 5 मिसाइल है, क्वेश्चन आता है कि अग्नि 5 मिसाइल, देखिए एक अग्नि 5 मिसाइल है ना, अग्नि 5 मिसाइल, इसके लिए ना अग्नि 5 मिसाइल के लिए ना मिशन दिव्यास्त्र, याद रखिए मिशन क्या शुरू किया गया तो दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र शुरू किया गया, अग्नि 5 मिसाइल के लिए चलाया गया है मिशन दिव्यास्त्र चलाया गया। देखिए अभी क्वेश्चन आता है क्या है कि नौसेना में पहली पनडुब्बी कौन है तो अरिहंत है, अरिहंत कौन किसे शामिल किया गया है तो नौसेना में पहली पनडुब्बी किसे शामिल किया गया फ्रेंड्स तो इसे अरिहंत को शामिल किया गया, अरिहंत को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, देखिएगा कि डिजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है, इसमें कौन से देश शामिल है। देखिए डिजर्ट नाइट जो अभी हाल ही में अभ्यास हुआ है ना ये भारत फ्रांस और यूएई के बीच में, ध्यान रखिए भारत के बीच में, उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, भारत फ्रांस और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हो गया आपका डिजर्ट नाइट, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा इसका तो आंसर हो गया भारत फ्रांस और यूएई। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स की डेजर्ट साइक्लोन, एक क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट साइक्लोन आता है, ध्यान से सुनिएगा डेजर्ट साइक्लोन। देखिए डेजर्ट साइक्लोन का जो आयोजन किया जाता है ना, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का जो आयोजन किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच, सॉरी भारत और यूएई के बीच में, किसके बीच में तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि जीमैक्स, सुनिएगा फ्रेंड्स जीमैक्स देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जीमैक्स का ना जो जीमैक्स युद्धाभ्यास होता है वो भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है जीमैक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जीमैक्स का ना ये जो आयोजन किया गया था वो
योमोसुमा, इसको लिखिएगा योमोसुमा, योमोसुमा याद रखिएगा कहाँ पे, तो योमोसुमा में आयोजन किया गया था जापान में, ठीक है ना। कहाँ पे, तो योमोसुमा में आयोजन किया गया था जापान में, जापान के द्वारा आयोजन किया गया था जीमेक्स, ठीक है ना। देखिए हैंड इन हैंड एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो युद्धाभ्यास हुआ है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में हुआ। एक क्वेश्चन ये आया है कि सूर्य किरण किसके बीच में हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण आयोजन, युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, नैमेडिक एलिफेंट, जो नैमेडिक एलिफेंट है ना, नैमेडिक एलिफेंट एक युद्धाभ्यास है, नैमेडिक एलिफेंट एक युद्धाभ्यास है जो भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया, भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया, भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया। और युद्धाभ्यास देखना है फ्रेंड्स तो जाके कल वाले करंट अफेयर्स को देखिए, ठीक है, जो अपलोड किया गया है, मतलब सॉरी आज वाले जो करंट अफेयर्स अपलोड हुआ है मॉर्निंग में वो, ठीक है, उसको देखिए, बहुत सारी युद्धाभ्यास उसमें मैं बताया हूँ, ठीक है। 11 नंबर क्या कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक प्रकार के खुद प्रोटीन है, ठीक है ना, तो इसका जो निर्माण होता है ना, निर्माण यकृत किस विटामिन की कमी से होता है, तो देखिए विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि इसका निर्माण होता है विटामिन के की कमी से, ये ध्यान रखिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यकृत की, तो सुनिएगा, यकृत जो होता है ना फ्रेंड्स, यकृत में संचित मुख्य रूप से ना विटामिन ए होता है, मुख्य रूप से विटामिन संचित कौन सा रहता है, विटामिन तो ए रहता है, ठीक है ना। अगर हम विटामिन की बात करें फ्रेंड्स तो सुनिएगा, विटामिन की बात करें तो विटामिन देखिए एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अगर जल में घुलनशील की विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में कौन है, तो वसा में हो जाएंगे ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई थी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी ना वो अल्टमैन, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा, कब की गई थी, 1890 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था, मतलब कोशिका का पावर हाउस कहा था, कोशिका क्या कहा था, ऊर्जा गृह कहा था, पावर हाउस कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होता है, डीएनए और क्या होता है फ्रेंड्स, तो आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक और क्वेश्चन बनता है क्या कि कोशिका के भीतर कोशिका किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स है फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि समताप मंडल में रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, इस अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए इस अपक्षय का जो प्रमुख कारण है ना वो CFC है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि ओजोन लेयर जो होता है ना वो समताप में पाया जाता है, समताप मंडल, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, एक क्वेश्चन आता है, तो ओजोन लेयर समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर के मापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन, ओजोन लेयर के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो डॉप्सन इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, रक्त का कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो कौन सा अवयव है जिसको बोलते हैं HB, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन्स। तो याद रखिएगा कि रक्त का हीमोग्लोबिन्स जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, हीमोग्लोबिन्स करता है। देखिए अगर हम हीमोग्लोबिन्स की बात करें तो हीमोग्लोबिन्स का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना, इसका हीमोग्लोबिन का काम होता है। और रक्त को लाल रखने का काम HB यानी कि हीमोग्लोबिन करते हैं। तो HB शॉर्ट में है तो घबराइएगा नहीं, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला आपका 15 नंबर कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है। तो देखिए जीवन की सबसे छोटी और रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ना कोशिका होती है। कौन होती है, कोशिका होती है, कोशिका। एक और याद रखिएगा, कोशिका से एक फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ओवा की अगर हम बात करें ना तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका को ओवा कहते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि को कौन सा एंजाइम होते हैं। तो देखिए अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि में जो एंजाइम होते हैं ना पेप्सिन और रेनिन होते हैं, पेप्सिन याद रखिएगा, इसमें क्या होते हैं, पेप्सिन होते हैं और साथ में क्या होते हैं, रेनिन होते हैं, याद रखिए। देखिए पेप्सिन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का पाचन, और रेनिन का काम क्या होता है, दूध का पाचन करता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर की, ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। देखिए ब्रिक में जो बनने वाली जो पथरी होती है ना वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। सुनिएगा इसको, कैल्शियम, ये जो बनी होती है ना वो कैल्शियम ऑक्सलेट
कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, जो ब्रिक ब्रिक बोलिए या किडनी बोलिए या उसको गुर्दा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर की, स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो देखिए एक थायरॉक्सिन हार्मोन है, एक एड्रेनलिन हार्मोन है। लिख देते हैं हम इसको, थायरॉक्सिन हार्मोन। आप दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में रहता है डी का थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन याद रखिए। क्या है आपका? थायरॉक्सिन हार्मोन है, और दूसरा आपका है ना एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो क्या काम करता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हैं तो सुनिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि से निकलती है। थायराइड ग्रंथि से क्या होती है कि थायराइड ग्रंथि से क्या होती है, थायराइड ग्रंथि से क्या होती है, ये हार्मोन निकलती है। और एड्रीनल हार्मोन की बात करें तो ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। और एड्रीनल हार्मोन को ही क्या कहते हैं? लौह उड़ो हार्मोन कहते हैं, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि इलेक्ट्रॉनों की खोज कैथोड नलिका किरण के द्वारा किसने किया था? देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन का मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का खोज ना जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज जो किए थे वो रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन का खोज किया था। अगर न्यूट्रॉन का खोज की बात करते हैं तो जेम्स चैडविक ने क्या तो न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। इनके पति पियरी ने भी खोज किया था, ठीक है। अगला 20 नंबर की, मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति काम करता है? तो देखिए मानव नेत्र का जो रेटिना भाग होता है ना, रेटिना भाग जो होता है, मानव का रेटिना भाग जो होता है कैमरे के लेंस की भांति काम करता है। अगर बात करते हैं मानव लेंस की तो सुनिएगा, मानव में आँख अपना मतलब कि मानव के जो कौन से भाग को दान किया जाता था? कॉर्निया भाग को, याद रखिएगा। मानव के किस भाग को दान किया जाता है? आँख के किस भाग को? तो याद रखिएगा कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की, आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसमें कितने तत्व को रखा गया था? देखिए ये जो आवर्त सारणी के जो अष्टक नियम जो है ना, अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड साहब ने, याद रखिएगा। किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। और याद रखिएगा इन्होंने आवर्त को यानी कि आवर्त को बताया था 7, आवर्त बताए थे 7 को। अगर हम बात करते हैं क्या कि ग्रुप को, तो इन्होंने ग्रुप की संख्या बताई थी, ग्रुप बताए थे 8। याद रखिए आवर्त 7 और ग्रुप कितने बताए थे? 8 न्यूलैंड साहब ने। और याद रखिएगा तो मतलब ये जो कुल तत्व थे ना वो 56 बताए थे, 56। तो याद रखिए इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड्स ने और कितने तत्वों को रखा था? तो 56 तत्व को रखा था। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पुरानी आवर्त सारणी किसने दिया था? तो पुरानी आवर्त सारणी दिया था मेंडलीफ ने। पुरानी आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने। अगर बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोजले साहब ने। मोस्ले लिखिए या मोजले लिखिए, मोस्ले ने क्या होता है कि मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ना कि आवर्त सारणी का पहला प्रयास किसने किया था? तो डोब्रेनियर ने। ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी का पहला प्रयास किसने किया था? एक क्वेश्चन आता है, पहला प्रयास किसने किया था? तो डोब्रेनियर ने क्या हुआ था कि आवर्त सारणी का पहला प्रयास किया था और उसने 21 तत्व दिए थे। कितने तत्व दिए थे? तो 21 तत्व दिए थे। तो इतना क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दिया हूँ। आगे क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से गैस नोबेल गैस समूह के भाग हैं? देखिए अब पूछा जा रहा है कौन से गैस नोबेल गैस समूह का भाग है, तो कौन सा भाग है? तो देखिए नोबेल गैस को ना हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जीरो ग्रुप, अगर हम बात करते हैं इसको किस भाग मतलब नोबेल गैस को किस समूह में रखा गया? तो ग्रुप 18 में रखा गया। किस में रखा गया? तो ग्रुप 18 में रखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप 18, याद रखिएगा, ठीक है। नोबेल गैस की संख्या कितनी है? तो 6 है। नोबेल गैस की संख्या कितनी है? तो 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए इतनी आपकी गैस की संख्या है, ठीक है ना। और ग्रुप 18 में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर कि प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है? देखिए प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व जो कहा जाता है ना वो किसे कहा जाता है? मादा एनाफिलिस को। मादा एनाफिलिस को कहा जाता है। मादा एनाफिलिस को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि प्लाज्मोडियम परजीवी के पहला पोषक तत्व कौन होता है? तो मानव होता है। पहला कौन होता है? मानव। दूसरा कौन होता है? तो मादा एनाफिलिस होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मादा एनाफिलिस से तो याद रखिएगा कि मलेरिया का जो वाहक होता है ना, मलेरिया का जो वाहक मच्छर होता है मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मलेरिया से जो अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा यानी कि जिसको क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं, ठीक है, याद रखिए स्प्लीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और ये प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरिया से संबंधित है। प्लाज्मोडियम किससे संबंधित है? तो मलेरिया से संबंधित है प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण भ्रूण में कहाँ से होता है? देखिए आगे क्वेश्चन ये, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ना भ्रूण में कहाँ से होता है ना? तो लीवर से होता है। लीवर से, याद रखिए कहाँ से होता है? लीवर से होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए कि जो कोई वयस्क बच्चा हो या कोई बच्चा हो तो या कोई मानव मनुष्य हो तो उसमें जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो याद रखिए अस्थि मज्जा, इसको कहते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। केवल भ्रूण में लीवर से होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आरबीसी के, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है ना, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। अगला 25 नंबर की मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? देखिए ये जो मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण जो रखता है ना वो हाइपोथैलेमस रखता है। कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये हाइपोथैलेमस की अवस्थिति कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। और हाइपोथैलेमस को ना हम लोग सुपर मास्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश का कौन सा घटना है? तो ये आपका वर्ण विक्षेपण है। कौन सा घटना है? तो ये आपका वर्ण विक्षेपण की घटना है। अगला आपका 27 नंबर की गैस बिल्डिंग के लिए किन दो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? देखिए गैस बिल्डिंग के ना एक गैस है जिसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। कौन सा? तो एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस, एक्सटिलीन और ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा जो हम लोग कच्चे फलों को ना कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एसिटिलीन गैस से ही पकाते हैं। ठीक है ना, कार्बाइड को जल से मिलाया जाता है तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारे जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो पकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि है? देखिए बहिस्रावी की बात करते हैं ना तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये लेक्रेमाइल, याद रखिएगा लेक्राइमल जो आपका ग्रंथि है ये क्या है? तो ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथि। और ये लेक्राइमल ग्रंथि नहीं आंख में स्थिति, इसका अवस्थिति कहाँ है? तो आंख में पाई जाती है लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड आंख में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक थाइमस है, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी है। देखिए ये जो है ना आपके अंतःस्रावी ग्रंथि, ये तो हो गया बहिस्रावी ग्रंथि लेक्राइमल, लेकिन थाइमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये क्या है? तो अंतःस्रावी। ये क्या है? तो अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखिए अंतःस्रावी ग्रंथि। तो क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर की अरुस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? देखिए अरुस्थि का मतलब पता है क्या होता है? अरुस्थि का मतलब होता है अरुस्थि का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो अरुस्थि का मतलब होता है फीमर। फीमर ये हिंदी पूछ दिया, फीमर मतलब फीमर मानव शरीर किस भाग में पाते हैं? आपको पता है कि फीमर जो है वो जांग में पाई जाती है। जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की हड्डी और सबसे मजबूत भी होती है फीमर, जांग की हड्डी होती है सबसे मजबूत, तो जबड़ा की हड्डी होती है। ठीक है ना, सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की हड्डी, फीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखिएगा कि बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं COA कहते हैं, CaO कहते हैं, मतलब CaO कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, और याद रखिए सीमेंट बनाने में ना कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, देखिए कि आपातकालीन में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है आपातकाल में। ठीक है ना, राज्य विधानसभा की अवधि। देखिए और आपातकाल की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपातकाल किस भाग में है ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। देखिए 3 तरह के आपातकाल लागू होते हैं, 3 तरह के आपातकाल होते हैं, 3 तरह के। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, एक होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया है सामूहिक रूप से। देखिए भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, अगर क्वेश्चन पूछे कि व्यक्तिगत रूप से, क्वेश्चन ये पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से ये होते हैं फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला आपका 33 नंबर की भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत में के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए राज्य की सीमा जो परिवर्तन करेगा ना वो संसद करेगा, ये अनुच्छेद आपके 3 में वर्णित है। 34 नंबर की भारत के नए संसद भवन का इमारत की अधिकल्पना किसने किया था? मतलब ये डिजाइन, मतलब कि जो नए संसद भवन का इमारत की जो अधिकल्पना जो किया था, डिजाइन किया था, किसने किया था? उनका नाम है बिमल पटेल, याद रखिएगा बिमल
पटेल, बिमल पटेल ने क्या हुआ था कि इसका जो है वो इमारत का अधिकल्पना किया था। अब प्रोजेक्ट देखिए, क्वेश्चन आता है क्या, नए संसद भवन का प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो याद रखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको बनाया था नया संसद भवन किसने, टाटा कंपनी ने। 35 नंबर की लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है, तो देखिए स्पीकर करता है। कौन करता है, तो स्पीकर करता है, स्पीकर। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है, ओम बिरला है। पहले कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की, भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। देखिए ये संघात्मक बोला जा रहा है, संघात्मक लिया गया कनाडा से। सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। संघात्मक जो व्यवस्था लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। लेकिन क्वेश्चन है कि संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आ जाए आपको कि संसदात्मक संसदात्मक प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं संसद, तो संसद को किस अनुच्छेद में बताया गया, तो संसद का जो बताया गया अनुच्छेद 79 में। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा को बताया गया अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में होगा, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में होगा, और परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 में होगा। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। परिसीमन आयोग का गठन किसमें होगा, तो अनुच्छेद 82 के तहत किया जाएगा। अगला 38 नंबर की, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला जो लोकसभा का जो सत्र आयोजित किया गया था ना, वो 13 मई, इसको लिखिएगा 13 मई 1952 को किया गया था। 13 मई 1952 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको जीवी मावलंकर कहते हैं। 39 नंबर की, अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था, 2 महिला। एक का नाम है मीरा कुमार। पहली महिला कौन थी, लोकसभा के अध्यक्ष पहली महिला कौन थी, तो मीरा कुमार थी। दूसरी कौन है, तो दूसरी है सुमित्रा महाजन। कौन है, तो सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है ना लोकसभा में प्रस्तुत किया था। किसमें, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की ना, तो याद रखिएगा ये जो है ना विपक्ष लाता है और सत्ता पक्ष के विरोध में इसको लाया जाता है, ठीक है ना। और अविश्वास प्रस्ताव का बात ना संविधान में नहीं है। 41 नंबर की, संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है। देखिए संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का जो काल कहते हैं उसको ना शून्य काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, तो इसको कहते हैं शून्य काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 42 नंबर है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसे, देखिए मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 11 में यह कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को बैठक में कौन बुलाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है, तो ये बुलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं, देश के राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखिएगा। और इसको बुलाते कहाँ है, तो सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। 44 नंबर है क्या कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, तो कितना है, तो 1/10 भाग। 1 क्या है, तो 1/10 भाग आवश्यक गणपूर्ति है संसद के कुल सदस्यों को वैधानिक चैम्बर बुलाने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए कितना, 1/10 भाग है। अगला 45 नंबर के, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था। तो देखिए संविधान जब लागू हुआ था और त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर की, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। कौन करेगा विघटित, तो याद रखिएगा ये करेगा राष्ट्रपति। याद रखिए राष्ट्रपति विघटित करता है, लेकिन याद रखिएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लगभग 50 संख्या, लगभग कितनी होना चाहिए, लगभग आपकी 50 संख्या होनी चाहिए, 50 संख्या होनी चाहिए। अगला 48 नंबर की, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ना एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन, याद रखिएगा 1924 से कहा हुआ था बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र महात्मा गांधी मतलब उन्होंने अपना राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में।
49 नंबर की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ना वो 1928 में यानी कि 1928 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में, लेकिन कहाँ पे, तो फिरोज शाह कोटला मैदान न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिए फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान न्यू दिल्ली में की गई थी, ये ध्यान रखिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका HSRA, एक है आपका HRA का गठन किया गया था ना 1924 में, और इसी का नवीनतम रूप क्या है, तो HSRA है। अगला आप 50 नंबर को 1930 में किस वायसराय ने महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह का अग्रिम सूचना दी थी, तो याद रखें इरविन को। किसने, तो इरविन याद रखिएगा, किसने, तो इरविन ने। तो 1930 में इरविन को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह का अग्रिम सूचना दी थी कि हम नमक सत्याग्रह करेंगे। नमक सत्याग्रह की बात करते हो तो नमक सत्याग्रह हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, और खत्म कब हुई थी, तो 6 अप्रैल खत्म हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था कि ये खत्म हो गया था। और इसमें कितने दिनों तक चले थे दांडी मार्च, तो 24 दिनों तक चले थे। कितना मील, तो 141 मील, किलोमीटर कितना, 385 किलोमीटर। कितने लोग, तो महात्मा गांधी के साथ 78 लोग इसमें भाग लिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर के रॉलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नमक संगठन किसने बनाया था। देखिए रॉलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नमक संगठन किसने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने क्या होता है कि महात्मा गांधी ने मतलब कि यह जो संगठन बनाया था। 52 नंबर की कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, तो याद रखिए लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा एक आपका लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन में क्या होता है कि कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो PT यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यही लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ था, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यही लाहौर अधिवेशन में क्वेश्चन आता है। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। 53 नंबर है क्या कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। देखिए रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में ना 6 अप्रैल को, सुनिएगा 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था। अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट, ये जो 6 अप्रैल 1919, याद रखिएगा कब, तो 6 अप्रैल 1919 को पहली बार 1919 में किया गया था। अगला आपका 54 नंबर की किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो एक है आपका 1928 का बारदौली सत्याग्रह। 1928 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम था बारदौली सत्याग्रह हुआ था। बारदौली सत्याग्रह में क्या हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल में ना ये जो सरदार की उपाधि ना, यही जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था ना, तो यहीं पे वहाँ की महिलाओं ने क्या हुआ था, इनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला 55 नंबर की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। इस अधिवेशन को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इस अधिवेशन को ना हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था, इसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स साइमन कमीशन की ना, तो याद रखिएगा भारत में ना 2 बार साइमन कमीशन आया था, 2 बार। एक आया था फरवरी 1928 में, तो इसमें क्या हुआ था कि काला झंडा दिखाया गया था। दूसरा आया था अक्टूबर 1928 में। दूसरा बार कब आया था, अक्टूबर 1928 में। इसमें क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, और यहीं पे लाला लाजपत राय को सैंडर्स की लाठी से लगने के कारण यहीं पे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी वहीं पे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ना क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार से आप देखिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे ज्ञान बिंदु डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। लगभग आपको ना 40 वीडियो होगा, मतलब कि एक प्लेलिस्ट में आपको महज 20 वीडियो होगा, 10 वीडियो होगा। तो देखिए फ्रेंड्स वो जितने भी आप जीके जीएस है ना, इसको तो आप देख ही रहे हैं, उससे भी आप एक बार ना ओपन करके देखिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ आप एक बार देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस ना कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो बिहार दरोगा बिहार सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप एक बार ना प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, और वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, महज आपको ना 40 प्रैक्टिस सेट मैं वहाँ पे अपलोड किया हूँ। तो प्लीज़ आप उसे एक बार जाके देखिए, आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। एकदम सेम ऐसे ही एक्सप्लेन वहाँ पे मैं किया हूँ, तो उस पर भी जाके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ने निम्नलिखित में से किस विधेयक विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। तो देखिए ये जो फेंका गया था ना वो किस, तो जन सुरक्षा विधेयक, याद रखिएगा जन सुरक्षा विधेयक,
याद रखिए जन सुरक्षा विधेयक में क्या होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जन सुरक्षा विधेयक से विधेयक विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जन सुरक्षा विधेयक। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ध्यान रखिएगा। और देखिए कराची अधिवेशन में ही मांग की थी, मौलिक अधिकार की मांग की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 58 नंबर की गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था, तो ये 6 अप्रैल, क्योंकि इसी समय नमक बनाए थे और वहाँ पे क्या होते नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साबरमती से दांडी तक यात्रा चली थी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही जो आपका दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च समाप्त हुआ था और 1930 में ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में ही शुरू हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को ना पहली बार स्थगित किया गया था 1931 में। एक क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पहली बार स्थगित कब किया गया था, तो 1931 में, और पूर्णतः कब समाप्त किया गया था, तो 1934 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहली बार 1931 में या पूर्णतः 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अगला है 60 नंबर की, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी, तो याद रखिएगा ये सैंडर्स हत्याकांड में, सैंडर्स हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था। इसी में क्या हुआ था कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, किसे, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर देखिएगा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी। देखिए भारत में ना वायु परिवहन की शुरुआत जो की गई थी ना वो 1911 में इलाहाबाद के नैनी से की गई थी। इलाहाबाद के नैनी से की गई थी, इलाहाबाद के नैनी से की गई थी क्या, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पहली घरेलू जो परिवहन की शुरुआत की गई थी ना दिल्ली से लाहौर की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया था और रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है। देखिए भारतीय रेल को ना 18 जोन में बांटा गया, 18 जोन में। अगर हम बात करते हैं पहला रेलवे जोन कौन है, तो उत्तर रेलवे, याद रखिए पहला रेलवे कौन जोन है, तो उत्तर रेलवे जो है, उत्तर रेलवे जो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में पहला रेलवे जोन है उत्तर रेलवे जोन। नवीनतम बात करें तो नवीनतम कौन है, 18वां कौन है, तो याद रखिएगा ईस्टर्न कोस्टल रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। अगला 63 नंबर, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। देखिए किस समिति के सिफारिश पर, तो याद रखिएगा एक वर्ष समिति के सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेल बजट को आम बजट से कब, मतलब कि रेल बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 2017 में। जोड़ा कब गया था, तो 2017 में। किस समिति के सिफारिश पर, तो विवेक समिति के सिफारिश पर क्या हुआ था कि रेल बजट को आम बजट से 2017 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ती है। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो यही हमारा राजमार्ग से है, पहला ये क्वेश्चन बनता है। और याद रखिएगा कि कितने महानगरों को जोड़ेगा, तो 4 महानगरों को जोड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि ये 4 महानगरों को जोड़ेगा। अगर हम बात करते हैं 4 महानगरों की बात करते हैं, एक आपका हो गया दिल्ली, एक हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा हो जाएगा आपका मुंबई, दूसरा कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। तीसरा बात करते हो तो चेन्नई, तीसरा कौन हो जाएगा, तो चेन्नई। अगर हम चौथा की बात करें तो कोलकाता, चौथा कौन हो जाएगा, तो कोलकाता यानी कि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी कहता है ना कि स्वर्णिम चतुर्भुज, ये तो हो गया आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। एक आता है ना स्वर्णिम त्रिभुज आता है। स्वर्णिम त्रिभुज ये किसको जोड़ता है, तो याद रखिए दिल्ली आगरा जयपुर को, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर की, उत्तर दक्षिण गलियार और पूर्वी पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो याद रखिए देखिए उत्तर दक्षिण गलियार और पूर्वी पश्चिम गलियार जो है एक दूसरे को ना झांसी यूपी में काटता है। कहाँ पे काटेगा, तो झांसी उत्तर प्रदेश में। क्या होता है कि झांसी उत्तर प्रदेश में काटता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, तो किस बंदरगाह को पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता पोर्ट को, कोलकाता बंदरगाह को हम लोग भारत का पूर्वी प्रवेश के नाम से, द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वर्तमान में जो बंदरगाह की संख्या ना 13 है, अब +1 14 आप लिख लीजिएगा 14, क्योंकि जो 14वां जो बनाया जा रहा है, एक जो बनाया जा रहा है वो वाधवन पोर्ट, याद रखिए
वाधवन पोर्ट है जो आपके महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। 67 नंबर की मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई जाती है? देखिए मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस ना भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो ट्रेन है वो चलाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि थार जो एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के रूप में चलाया जाता है। थार जो एक्सप्रेस समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाया जाता है। 68 नंबर है क्या कि पहली वंदे भारत रेल कब और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? देखिए पहली वंदे भारत रेल की जो चलाई गई थी ना फरवरी 2019 में चलाई गई थी पहली भारत वंदे रेल। और किसके बीच में? तो वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी। वाराणसी से दिल्ली चली थी पहली। अगर हम बात करते हैं क्या कि दूसरी कब चली थी, तो दूसरी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से चली थी कटरा। दिल्ली से कटरा चली थी, जो कटरा आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दिल्ली से कटरा चली थी। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच में चलाई गई थी? देखिए भारत की पहली किसान रेल ना ये 2020 में चलाई गई थी। 2020 में चलाई गई थी। याद रखिए कहाँ से? तो देवलाली से दानापुर। देवलाली यानी कि देवलाली आपके महाराष्ट्र में है। देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दानापुर आपके बिहार में है। देवलाली से दानापुर चलाई गई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन ये वासुकी है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन है? तो वासुकी है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन है? वासुकी है। 70 नंबर ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? देखिए ग्रीन मफलर का संबंध ना ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। अगला आपका 72 नंबर की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो आपके करनाल में। करनाल आपको कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा। करनाल कहाँ है? तो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा। अगला केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपके लखनऊ में। लखनऊ यूपी में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में है। देखिए विष अनुसंधान और अमृत अनुसंधान भी कहाँ है? तो लखनऊ में। विष और अमृत अनुसंधान लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर की केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? देखिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। और ये 75 नंबर की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्था कहाँ पर है? तो ये आपके ना मुंबई में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ है? मुंबई में है। टाटा ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च संस्था कहाँ है? तो मुंबई में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप होमवर्क देख रहे होंगे, देखिए। और प्लीज़ फ्रेंड जितने भी होमवर्क है ना आप होमवर्क अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इन फ्यूचर में अगर कभी भी आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का पेज नंबर 131 से 135 तक कल मैं आपको मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक पेज नंबर 300। देखिए फ्रेंड्स मैं जो क्वेश्चन बैंक अपलोड करता हूँ ना वो आपका ना ओल्ड एडिशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं अच्छे से मिलाता हूँ कि ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन में कहाँ पे है, उसका नंबरिंग करके मैं आपको अपलोड करता हूँ, तो उसे भी देखिएगा। क्वेश्चन बैंक ओल्ड एडिशन पेज नंबर 341 से 350 तक है, ठीक है। पॉलिटी में भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन 1940 से पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको भारत का परिवहन वायु एवं जल परिवहन पढ़ना है, और स्ट्रैटेजी में भारत के प्रमुख त्योहार पर्व पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ ये पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिहार पुलिस का एक नया बैच आया है 28 फरवरी से, जो आज से शुरू हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1 वीक आपका डेमो है फ्री में, ऐप में आपको फ्री में चलेगा 2 बजे से 5 बजे तक, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप उससे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड या कोई भी करंट अफेयर्स में मैं उस पर अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।